कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सारे बाण भाइयों ने हमारी दोनों की राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई। तो भाई जीरी तो भाइयों ने उठा ली है लगभग, और अगली तैयारियां भाई कर रहे हैं। और जो फसल का एक सीरा हुआ है तो उसमें ये विचार भी चले है भाई कैसे करें, क्या बोएं, है ना। बिल्कुल। तो भाई इसमें जो हमारी चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। भाइयों के साथ जो है आज के कार्यक्रम में हम जो चर्चा लेकर आए हैं, फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव और सही प्रबंधन क्या हो सकता है भाई, ये चर्चा करेंगे। साथ ही भाई बीज उत्पादन में जैविक खेती का महत्व। बीज उत्पादन में जैविक खेती का, जैविक मतलब भाई विनोद भाई जाने हैं कि रासायनिक खाद, कीटनाशक, बूंदे डाल प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल। और भाई रासायनिक और जैविक और मिट्टी के जो भौतिक गुण है ना, जो उसके स्वभाव में हैं, उनका भी नाश कर रखा है। अब देर भी बहुत हो ली। जो सूक्ष्म जीवधारी धरती के हमारे अंदर हैं उनको प्रदूषित ये हम कर चुके हैं। इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि थोड़ा हमें जैविक खेती का नहीं बढ़ना पड़ेगा। और प्रीतम भाई देखो, पहले हम जैविक खेती करते थे, देसी खाद हम इस्तेमाल करा करते, और जो मित्र कीट थे ना, ये जो हम जैविक खेती हमने छोड़ दी उसके कारण वो ख़त्म हो रहे हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद हम इस्तेमाल करें। हाँ, तो वो स्वाद रहता नहीं ना। तो पहले दूर तक आ जा करता भाई की सब्जी बनाई है, वो बेरा चल जाएगा, तो आज तो पड़ोसिया नहीं बनाई है। तो भाई इसमें जैविक खाद में हरी खाद भी है, गोबर की खाद भी है, केंचुए द्वारा बनाई गई खाद भी है, बायोगैस स्लरीज जो प्राप्त खाद है वो भी है, जीवाणु खाद है, जैविक खरपतवार नाशक है, जैविक कीटनाशक भी इस्तेमाल कर सके हैं, और जैविक फफूंद नाशक भी इस्तेमाल हम जैविक खेती में कर सके हैं। भाई निरे मुल्का में जैविक के खेती से जो उत्पाद बने हैं उन पे पूरा मतलब शोध भी हुआ है और समझौते भी हुए हैं। यहाँ भी लोग बहुत सारे कर रहे हैं, उसके जो लाभ हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अब लाभ हैं, एक तो भाई जो बचे खुचे अवशेष हैं खेत में वो जलाने की बजाय हम इस्तेमाल में ले सके हैं। साथ ही भाई धरती के अंदर जो पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धि बड़े है। मतलब जो जो पौधे ने अपनी बढ़वार खातर चाहिए वो भाई धरती में बचा रहेगा। और इसी तरह प्रीतम भाई जो भूमि में जैविक पदार्थ से उसकी मात्रा में भी बढ़ोतरी इससे हुआ है, और माटी कटाव और जल बहाव का इस पर भी नियंत्रण होता है अगर जो हम जैविक खेती हम अपनाते हैं, और जिससे भूमि और जल संरक्षण अधिक इसमें होता है। और भाई जो कर भाई डांगर रख रहे हैं तो उनका जो मलमूत्र है, दूसरा जो घर का कूड़ा है वो भी भाई उसका भी इस्तेमाल हो सके है। धरती के अंदर अनुकूल वातावरण बढ़ने से भी पौधों की पैदावार में लाभ रहता है। और प्रदूषण नियंत्रण होने तभी पर्यावरण सुरक्षा इसमें बढ़ती है, और कम लागत में फसल का उत्पादन भी इसमें यो भाई हम इसमें लिस्क है। हाँ भाई खर्चा तो कम है। और भाई मित्र कीट जिन्हें कहा करते जो कर मधुमक्खी है
वो और हानिकारक कीटों के जो शत्रु हैं वो भी हमारे मित्र कीट हुए, उनका भी संरक्षण होता है, वो हमारे खेत में बचे रहे हैं। साथ ही भाई जो हमारा उत्पाद तैयार होता है उसकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, बाजार भाव ठीक मिलता है। आपने देखा होगा कि कई जो हमारी फसलें हैं, जो हमारे उत्पाद हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, और अगर उनमें कीटनाशक ज़्यादा पाए जाए ना, फिर वो खरीदते नहीं माल को। अच्छा। हाँ, तो इसलिए भाई ज़रूरी है कि हम ऐसे उसमें इस्तेमाल करें चीज़ें कि वो कीटनाशक की मात्रा कम हो, क्योंकि बेरा पट जाए है ना, वो तो वहाँ तो जांच है बेहतर। साथ ही भाई बीज उत्पादन भी जैविक खेती में बढ़िया कर सके हैं और रोज़गार भी भाई बढ़ा सके हैं। तो ये जो बीज उत्पादन की बात है ना, इस पे भी हम आगे चर्चा भाइयों के साथ करें। और इसमें क्योंकि जैविक खेती शुरू करने खातर ऐसी धरती चाहिए जिसमें पिछले 5 साल से रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग ना हुआ हो, यानी कि क्योंकि कई साल तो आपने इस बार दवाई कीटनाशक डाल दिया तो उसी का असर है भाई, तो अपने आप उगने वाले जो पौधे हैं वो भी बीज उत्पादन खातर नहीं होने चाहिए खेत में। और ऐसी फसल को ना खेत में हम उगाएं कि बीज उत्पादन पिछले साल जो लिया हो और या कुछ गहराई में बीज रह गए हों, वो फिर अगले जो बीज उत्पादन है उसमें मिल जाए, बाद में जामे और उसकी भी जो नस्ल है वो ख़राब कर दें। तो भाई ये भी ध्यान रखना है। और अगर फिर भी लेना पड़ जाए तो किस्म भाई फिर वही ले लें जो पिछले साल भाइयों ने ली थी। बिल्कुल, मतलब अगर उसमें 1509 थी तो 1509 इस बार भी ले सके हैं। और दोमट मिट्टी जैविक बीज उत्पादन खातर ठीक रहे है। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई खेत में करें, और जो धातु जैसे लेड आदि है इनसे भी मुक्त हमारा खेत होना चाहिए। तो प्रीतम भाई ये तो आपने बहुत बढ़िया भूमि की बात बता दी कि जो भूमि में हमने भाई 5 साल तक पहले जिसमें हमने वह इस्तेमाल हमें करनी चाहिए। और बीज के चयन की बात करें तो जैविक खेती यानी बीज उत्पादन तय हमने बीज भी हमने कम से कम लगातार 5 पीढ़ी होता है जैविक दशा में उगाया गया हो या फिर प्रमाणिक जैविक बीज हो, वो हमने लेना चाहिए। और जैविक खेती या बीज उत्पादन में फसल विशेष बीज के लिए हमने इसमें इस्तेमाल होने वाले जो पादक भाग है, फलों और सब्जियों के पौधे को जीवाणु खाद तक हमने उपचारित करके बीजाई इसमें हमने ज़रूरी करना चाहिए। और जो जैविक बीज उत्पादन तय हमने प्रजनन यानी कि जो आधार है वो प्रमाणिक बीज का ही हमने इसमें प्रयोग करना चाहिए, जिस तक किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो। और बीज हमेशा हमने क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप सिफारिश की गई किस्मों के ही प्रयोग हमने करना चाहिए। और बीज किसी भी विश्वसनीय मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान या तब हमने लेना चाहिए, यानी कि हमने पक्का बिल हमने इसमें ज़रूर लेना चाहिए। और भाई जो जीवाणु और जैव खाद है वो 4-5 डाल की है। अच्छा। एक तो राइजोबियम का टिक्का है, बड़ा लाभकारी है भाई, दलहनी फसलों में भाई इस्तेमाल करें हैं खाद के तौर पे। और जो राइजोबियम जीवाणु है उसके जो टिक्का है उसका मुख्य काम है कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेके दलहनी फसलों की जड़ों में गांठे बनाने में वो मदद करता है। फसल उत्पादन में से 15 से 20% की वृद्धि हुआ है। और इसी तरह प्रीतम भाई जो एजोटोबैक्टर टीका है यो जो गेहूँ या अनाज वाली जो फसलों में इसमें इस्तेमाल करा है, और यो एक सूक्ष्म जीवाणु खाद से और लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसमें स्थिर करने की इसमें यो क्षमता रखा है। और इसके साथ साथ यो जो जीवाणु कुछ वृद्धिकारक पदार्थों जिस तरह जिब्रेलिक एसिड व कुछ अन्य जो रसायन है वो जो पौधों की जड़ों में होने वाली बीमारी और बीमारी पैदा करने वाले जो रोगाणुओं की रोकने में भी यो सहायक हुआ है एंजोटोबैक्टर टीका। जी, ऐसे फास्फेट सॉल्युबिलाइजर टीका भी आता है, एजोस्पेलाइरम टीका भी आता है और नीला हरित सेवाल भी आता है। तो भाई ये भी जो है फसलों को बढ़ाने में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे एजोस्पेलाइरम टीका है मुख्य रूप से गन्ने में, मक्की, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं इन फसलों में लिया जा है। सहकारी सहजीवी है और नाइट्रोजन को स्थिर करके फसल उत्पादन बढ़ाता है। प्रकाश संश्लेषण में भी भाई ये वृद्धि करता है। नीला हरित सेवाल जो है वो जैविक खाद का प्रयोग धान के खेतों में करा जा है, ये भी प्रकाश संश्लेषण में ही मदद करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करे है। और नीला हरित सेवाल जो है धान के खेतों में लगभग 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थिर कर
पौधों ने उपलब्ध करावा है। तो इनके लिए अगर भाई बीज उत्पादन के लिए जैविक खेती का सोच रहे हैं तो इसके लिए हमेशा समय पे बिजाई करनी पड़ेगी। कुछ फसलें हैं जिनकी अगेती बिजाई भी चल सके है, जो कुरदेसी गेहूं की किस्म है C306 और ऐसे ही कठिया गेहूं की WH943 ये किस्में हैं। लेकिन जो है इनकी भाई वैसे तो 25 अक्टूबर से आरंभ कर सके हैं, लेकिन 20 नवंबर तक भी भाई बिजाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है विनोद भाई, पछेती दशा में बिजाई करना जैविक बीज उत्पादन खातर ज़्यादा लाभकारी नहीं है और बीज का आकार भी छोटा पड़ जाए है। इसलिए भाई कोशिश करें कि पछेती वाली की टाली हो जाए तो बढ़िया है। तो भाई ये मुख्य चर्चा हम जो है कर रहे हैं बीज उत्पादन में जैविक खेती का महत्व। इसमें कीट और रोग नियंत्रण भी है भाई, निराई गुड़ाई भी है। जब भी निराई गुड़ाई की जरूरत पड़े तो भाई देख सकें आराम से कि 1 से 2 की जरूरत पड़े तो कर सके हैं। और कीट और रोग नियंत्रण खातर भाई प्राकृतिक रूप से जो कड़वे गंध युक्त पदार्थ हैं, जो नीम है, करंज है, लहसुन है, तंबाकू है, आक है, इनके पत्तों का रस गौमूत्र को मिला के छिड़के और बीज उपचार करें। इससे कई डाल के कीड़े और बीमारियों ने नियंत्रण कराया जा सके है। आजकल नीमीसाइड बायोपेस्टिसाइड के रूप में भी भाई बाजार में आ रहे हैं। मित्र कीटों का उत्पादन भी कीट नियंत्रण खातर कराया जा सके है, ताकि वो उनका हिसाब आप ही कर दें जो मित्र कीट हैं हानिकारक कीड़ों का। कुछ पौधे भाई अलग दिखे तो उनकी छटाई करनी है। फसल को वक्त वक्त पे देखते रहें बड़ा बारीकी से, क्योंकि बीज जब आप ले रहे हो तो बड़े मानक सख्त रखने पड़ते हैं। कटाई कढ़ाई का जो है वो पूरी सावधानी बरतें और थ्रेशर, कंबाइन मशीन, ट्राली, जो भी भाई प्रोसेसिंग मशीन है ठीक डाल से उसकी सफाई करके ले सके हैं। और 1 से 2 बोरी बीज जो है अलग रख देना चाहिए। शुरू में निकाला हुआ उसको बीज के रूप में प्रयोग ना करें। ऐसे ही भंडारण में भी भाई नमी खेत में ज़्यादा होती है, अच्छी डाला उसने सुखा के फिर भंडारण करें। लकड़ी के बने कैरेट पे रखें, समय समय पे भाई चेक करते रहें और बीज में किसी डाल के कीड़े और चूहों से नुकसान ताकि ना हो। तो भाई ये चर्चा जो रही ये हमारी जैविक खेती का महत्व बीज उत्पादन में क्या है। और एक जो है विनोद मोरवाल जी ने हमारे सिंघाड़े की फसल पे भी एक खास बातचीत करी है, तो एक बार वो बातचीत भी इनसे सुनेंगे। साथियों, आज हम पहुंचे धर्म सिंह के खेतों में और इनसे बातचीत करते कि खेती के माध्यम से वे अपना पालन कैसे कर रही है। धर्म सिंह जी, कार्यक्रम में जुड़ने पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। धर्म सिंह जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे परिवार के बारे में बताओ आप। परिवार में तो 4 बच्चे हैं। अच्छा। 2 माड़ी पढ़िया काम करे। अच्छा। 2 मेरे दौर रहा है। अच्छा, आपकी गिलारा है। हाँ। तो कितने किले है जी आपके दौरे? 6 किले करीब जमीन है। तो क्या क्या बो रखा है? ये अरड़ बो रखी है, बैंगनी लगा रखी है, सैम बो रखी है, भिंडी बो रखी है, सिंघाड़े बो रखी है। अच्छा, सिंघाड़े ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, सिंघाड़े ज्यादा कितने में बो रखे? कितने किले में? 3 किले करीब सिंघाड़े हो गए। तो कब सी बोए थे आपने, किस तरह की तैयारी करी थी, थोड़ा सा वो बताओ। जुलाई में बोए जाए, पहले जमीन खाली हो। अच्छा। फिर उसके डोले बंद है, जुताई हो है। अच्छा। फिर पानी के उसमें गार्ड लगाई जाए, पानी कम पीवा जमीन है। अच्छा, वो जो गार्ड लगा हुआ ताकि पानी नीचे कम जावे। हाँ, इसलिए नीचे लगा दिया। और फिर उसके बाद जी? फिर उसके बाद बेल ले आई जाए। बेल आप कितना लाओ जी? अहमदगढ़ है, बुलंद शहर। बुलंद से यूपी तक लिया हो? यूपी में था। तो किस तरह के हिसाब पड़ा है बैल का? 800 रुपये क्विंटल पड़ जाए। 800 रुपये क्विंटल पड़ जाए। तो एक किले में कितने की जरूरत पड़ जाए इसमें? 10-12 क्विंटल बेल पड़ा है। 10-12 क्विंटल इसमें पड़ जाए। तो उसके बाद आप बैल ले आओ इसमें, फिर बैल ने इसमें पानी में डाल दिया। हाँ, फिर इसमें लगाई जाए हाथों तक लगाई जाओ। तो ये जो बैल लिया हो आप, तो कितने दिन तक छोड़ना पड़ा इसमें? 10-12 दिन पर फिर कबाड़ा पड़ा जा। अच्छा, जो 10 दिन के बाद बैल लगाने के बाद इसमें जो कबाड़ा रह जावे उसे नाम काट देवे। हाँ, उसका नाम काई। अच्छा, काई न काट देवे जो और डंगा सा हो। तो उसके बाद या जो फसल हमारी ये जो सारा काम करने के बाद कितने दिन में किस तरह के पक्का इसमें?
2 महीने में सिंघाड़ा तैयार हुआ है। 2 महीने में हो जाता है। और जो आप सिंघाड़ा तैयार हो जावे हैं तो इसने फिर तोड़ने के लिए तो फिर मजदूर भी चाहिए होते होगे। हाँ, मजदूर लगाए जा इसमें। अच्छा, कितने मजदूर काफी रहे किले में? 5-6 मजदूर 3-4 दिन में तोड़े गए किले ने। अच्छा, तो सिंघाड़ा टूटने के बाद इसकी साफ सफाई भी हो थोड़ी सी? साफ सफाई धोया जा है अच्छी तरह धोकर इसने फिर बाजार में ले जाओ। बाजार में किस तरह ले जाओ आप? रिक्शा में जाएगा। रिक्शा में जाओगा। और इसमें मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस तरह के फायदा हो जाता है, थोड़ा सा ये और बताओ जी। मार्केट में बिक रहा है 50-60 का। 50-60 का। और थोक में आप मंडी में क्या भाव बेचो? थोक में बिक रहा है 30-35। 30-35। तो आपने कितना एक बच जाओ एक किले में? एक किले में 50-60 का तो बैठे जाएगा। 50-60 का बैठे, मतलब कि खर्चा पानी अपना सही कट जावा है। लिकट जाए। तो ये कोई नो भी तैयारी कर दो आप, वही जो छोटा न्यारा कर दे, बड़ा न्यारा कर दे, वही इसमें सिंगाड़े में उसके अलग तो फीस से ज़्यादा मिल जावे। इसमें कोई चटाई नहीं होती छोटे बड़े की। छोटे बड़े की कुछ नहीं, सीधा नुए मार्केट में ले जाओ। इसमें तो हर साल आप इसमें सिंगाड़ा बो? हर साल सिंगाड़ा। जो ये बैल आप बता रहे हो, कुछ बीज भी बनाओ इनका? बीज यहाँ नहीं बनाते। अच्छा, बैल जो आप लाओ ये यूपी के अलावा और कितने मिला है? यूपी में मिला सारी। अच्छा, वहाँ से लिया हो, कट्ठी लिया हो भाई जब आप तैयारी करो इसकी। हाँ। तो कार्यक्रम में जो आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आज हमने बात करी सिंघाड़े की फसल विषय पर गाँव गढ़ के प्रगतिशील किसान धर्म सिंह से, जो सिंघाड़े के बारे में उसने भाई प्रीतम बढ़िया तरीका बताया। जी, और भाई बढ़िया तरीका सुनवा दो विनोद भाई एक लोकगीत। अच्छा,
देखण आइए, आइए हो ननद के वीर के चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, ओ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, हाँ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच। कंगना पहरूंगी महल के बीच, हाँ कंगना, कंगना पहरूंगी महल के बीच, चमकारा देखण आइए, चमकारा देखण आइए, आइए हो ननद के वीर, चमकारा देखण आइए, आइए हो ननद के वीर के चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, ओ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, हाँ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच। पायल पहरूंगी महल के बीच, हाँ पायल, पायल पहरूंगी महल के बीच, झनकारा सुनन आइए, झनकारा सुनन आइए, आइए हो ननद के वीर, झनकारा सुनन आइए, आइए हो ननद के वीर के चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, ओ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच, हाँ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। और भाई ये लोग तभी आपने सुना जो आज का अधिकतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13। कल भी इतना ही रहेगा भाई, साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल तो बुधवार को थोड़ी बहुत बादल चाल हो सके है। और भाई कल के जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें कार्यक्रम फोन इन रहेगा। मंगलवार है। गेहूं के अधिक उत्पादन खातर के सावधानियां हो सके हैं। स्टूडियो में भाई डॉक्टर आओगे और आप फ़ोन करके पूछ सको हो जो सवाल आप पूछना चाहते हो। और भाई आज की जो दूसरी चर्चा है फसल अवशेष जलाना।
भाई समस्या है, इसके दुष्प्रभाव हैं, उनका समाधान भी भाइयों को करना पड़ेगा। इसके लिए भाई एक तो ये कानूनी रूप से गलत है, बिल्कुल भाई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात यह है कि भाई नुकसान किसका है? किसान का है, किसान का ही है, सेहत का भी है और खेत की सेहत का भी है जी, बाकियाँ का सबका है, लेकिन क्योंकि धुआं भी उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा है और भाई खेत भी उसे का ख़राब हुआ है और भाई मित्र कीट भी वो मर जावे, निरी समस्याएं हैं। तो भाई इसमें जो है भाइयों को ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसके विकल्प भी ढूंढने पड़ेंगे। पर्यावरण को नुकसान है, मट्टी के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़े है, मानव स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़े है, और ये जो पैदावार में गिरावट है, अब आ रही है गिरावट, इसका भी एक वजह है, ये भी है कि मित्र कीट नहीं है भाई। कई फसलों में बार बार स्प्रे करने से भी कीटनाशक काम नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है भाई इस धुएं का, और जो इसके प्रदूषक और कण हैं वो वातावरण में शामिल हो गए हैं। काला कार्बन जो है वातावरण को गर्म करे है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करे है, तो ये हमारे फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। और प्रीतम भाई देखो, जो हम फसल अवशेष जलावा ना, जब भूमि है वो जो हमारी एक मजबूती देवा जो मित्र कीट है वह तो उसमें चीज रहती को नहीं जी, क्योंकि जब आग तो जब जले जाओगी तो बेमाटी में जान की तरह होगी और वह फसल भी सही नहीं हो पाती। और भाई यह भी भाइयों ने देखा होगा कि बच्चे बूढ़े हों कोई भी हो, उनके सांस की समस्या बड़ी गहरी हो जाए है इस दौरान, और त्वचा की बीमारियां भी देखने में आई हैं। तो भाई ये जो खर्चा है जो फिर हमारे सेहत पे होता है, और सेहत वैसी नहीं होती फिर से। आपने अगर फेफड़े को नुकसान पहुंचा दिया तो उसे थोड़े हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाता है। तो भाई ये भी भाई ख्याल रखें कि ये बड़ा बेशकीमती स्वास्थ्य है। और प्रीतम भाई देखो, जो हम जलाते हैं ना अवशेष, ये उस तो बीमारी खुद पैदा करे और फिर पीछे दिल्ली बीमारी उससे में लग गई जी। तो ऐसा हमने कभी करना नहीं चाहिए। फसल अवशेष को हमने जलाना नहीं चाहिए, उल्टा हमने और चीज़ में हम इस्तेमाल इसको ले सके हैं, हम बेच भी सके गट्टर बना के, और उसके माध्यम से हम अगर जो फसल को अवशेष को नहीं जलाते तो उसका फायदा हमने रस के पशु चारा कर सके हैं, बिजली उत्पादन है, जैव ईंधन उत्पादन है, मशरूम की खेती के लिए इस्तेमाल कर सके हैं। बहुत सारे भाई तरीके हैं और संसाधन भी आहिस्ता आहिस्ता भाई जुटा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भाई इसकी तरफ ही बढ़ना पड़ेगा और कोई रास्ता अब तो नहीं है। तो कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाई कार्यक्रम किसान वाणी का समय ही तक भाइयों से इजाजत लेते हैं। अच्छा भाइयों, राम राम।